हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे ऑडिट। पहला क्लास में क्या पढ़ा था, फटाफट उसका रिकैप करते हैं, फिर आगे कहानी को बढ़ाते हैं। मैंने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में हाँ, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ये ऑडिट क्या होता है? अरे वो बाद में बात करनी, जैसे सीक्वेंस पढ़ो ना, फट से याद हो जाएगा और सारा चीज क्लास में याद रखना है। तो पहले रिकैप करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 141 हमने पकड़ा, जिसमें बताया गया है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, मतलब कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है। सेक्शन 141(1) एंड सेक्शन 141(2) ये क्वालिफिकेशन का बात करता है, एलिजिबिलिटी का बात करता है ऑडिटर का। और उसके बाद सेक्शन 141(3) है ना, वो डिसक्वालिफिकेशन का बात करता है। तुम लोग एक लाइन सुना है कभी, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा? सेक्शन याद नहीं रहता तो याद रखना, सेक्शन 141(3) तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, डिसक्वालिफिकेशन, काम बिगाड़ा, समझ रहे हैं ना। और 1 और 2 क्या है, क्वालिफिकेशन को लेके। तो अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो भैया आप ऑडिटर बन सकते हैं, या फिर अगर आप फर्म हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग कहां होने चाहिए, इंडिया में होने चाहिए। तो भैया अगर ये दोनों कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 141 में। और सेक्शन 141(2) में क्या लिखा है कि अगर आप एक फर्म है जो ऑडिटर बनना चाहते हैं, भैया भाई साहब ये सेक्शन 141(2) यहां क्या बोल रहा है, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी अगर आप हैं तो भैया आपका फर्म का साइनिंग अथॉरिटी किसके पास रहेगा, वो पार्टनर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो वो पार्टनर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्योंकि अगर मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म है, उसमें सीए भी है, सीएमए भी है, सीएस भी है, तो भैया ऑडिट जब करेगा तो उसका साइन कौन करेगा, ऑडिट रिपोर्ट, साइनिंग अथॉरिटी कौन रहेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर हमने स्टार्ट किया था तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, याद रखना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सेक्शन 141(3) डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। मैंने सिर्फ 3 ठो पढ़ा है डिसक्वालिफिकेशन अभी तक। नंबर 1, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कोई भी कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता, किंतु एलएलपी बन सकता है। रीजन आपको बताया था, क्योंकि भैया लॉ मेकर का मन में क्या था बात कि भैया जो ऑडिटर रहेगा ना, उसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी होना चाहिए और कॉर्पोरेट वेल की वजह से मतलब बच नहीं जाए। फिर सेक्शन 141(2) में था कि अगर उस कंपनी का कोई ऑफिसर है या एम्प्लॉय है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता, राइट। और सेक्शन 141(3) है उसका थर्ड वाला, मैं कहां लिखा था ये देखो, 141(3) का जो पहला था बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, दूसरा था ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और तीसरा अ पर्सन हु इज अ पार्टनर, या वो पर्सन मेरा पार्टनर है तो वो मेरा ऑडिटर नहीं बन सकता कंपनी का, या फिर मेरे ऑफिसर का एम्प्लॉय या मेरे एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है, छोटा राजा था मैंने समझाया था, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। ये पॉइंट पढ़ा था, बस इतना ही पढ़ा था भैया, घंटा भर में इतना बात। अब इसके बाद मेरे को कहानी को आगे लेके जाना है, तो अब थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा आज के लेक्चर में। तो भैया सुनो ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 141(1) पढ़ा था। इसमें बताया था अगर आप प्रैक्टिसिंग सीए हैं तो आप ऑडिटर बन सकते हैं, अगर आप फर्म हैं तो भी आप ऑडिटर बन सकते हैं, किंतु जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी आपके जो पार्टनर लोग हैं वो प्रैक्टिस कहां पे करने चाहिए, इंडिया में। और सेक्शन 141(2) में क्या बोला था कि अगर आप फर्म हैं इंक्लूडिंग एलएलपी है, हाँ फर्म, तो साइनिंग अथॉरिटी कौन रहेगा, जो सीए रहेगा वही साइनिंग अथॉरिटी, ऑडिट रिपोर्ट में वही साइन करेगा। फिर 141(3) में आया तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, डिसक्वालीफाइड, काम बिगाड़ने का बात है, डिसक्वालीफाइड, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता। तो मैंने अभी तक 3 पार्ट पढ़ाया। पहले बोला बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, एलएलपी बन सकता है। दूसरा बोला था ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या फिर मेरा पार्टनर, या फिर मेरे ऑफिसर का कोई एम्प्लॉय या मेरे एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, ये हमारे कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, ये ऑडिटर नहीं है, डिसक्वालीफाइड है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है मेरे को। अब ये हो गया पॉइंट ए बी सी। अब 141(3) का पॉइंट नंबर डी में क्या लिखा है, सुनना ध्यान से, मैं लिखा दूंगा सुंदर से, आपको पता ही है। कोई भी पर्सन, सुनना ध्यान से, कोई भी पर्सन या फिर उसका पार्टनर
या फिर उसका रिलेटिव। तीन बात कर रहा है, तीन आदमी का बात कर रहा है। अगर मैं या मेरा पार्टनर या मेरा कोई रिलेटिव, या तो मैं या तो मेरा कोई पार्टनर या तो कोई मेरा रिलेटिव, जिस कंपनी में हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसका शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, मतलब उस कंपनी में शेयर नहीं होल्ड कर सकता। मान लो मेरे को रिलायंस का ऑडिट मिला, रिलायंस कंपनी का शेयर मेरे पास है, तो मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं ना, तो क्या मैं रिलायंस का ऑडिटर बन सकता हूं? तो आंसर है नहीं, आई एम डिस्क्वालीफाइड। या फिर मान लो मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर जो मेरा पार्टनर है ना, मेरे पास तो शेयर नहीं है रिलायंस का, किंतु मेरा पार्टनर रिलायंस का शेयर होल्ड करके बैठे, तो क्या हम रिलायंस का ऑडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और तीसरा मेरा रिलेटिव। भैया रिलेटिव का मतलब वही, तुम लोग तो लॉ पढ़ के आया हुआ बच्चा है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 में जो रिलेटिव का मीनिंग था ना, यहां वही है। भैया अगर इतना लॉ पढ़ के याद रह ही जाता तो क्या क्या था? याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, याद रखना। देखो मेरा बात सुनो, रिलेटिव का मतलब कौन पता है? मैं, मेरी वाइफ, मेरे पापा मम्मी, मेरा भाई बहन, मेरा बेटा बहू और मेरी बेटी और जमाई बाबू, और साथ में मेंबर ऑफ एचयूएफ। भैया क्या फटाफट बोल दिए? मैं, मेरी वाइफ, मेरे पापा, मेरे मम्मी, वाइफ के पापा मम्मी नहीं, मेरे पापा मेरे मम्मी, मेरा भाई मेरी बहन, मेरा बेटा और उसकी वाइफ, मेरी बेटी और उसका हस्बैंड यानी मेरा जमाई बाबू, ये लोग आते हैं। और इसके अलावा मेंबर ऑफ एचयूएफ, ये लोग आते हैं कौन? रिलेटिव के डेफिनेशन में। वो लोग भी अगर उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो भी हम उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। मैं सीए हूं, हां ठीक है, मेरे को रिलायंस में मुकेश भाई बुलाया कि मेरा ऑडिट कर दे, मैं ऑडिट करने जा रहा हूं। अगर मेरे पास रिलायंस का एक भी शेयर है, एक भी, तो मैं रिलायंस का ऑडिट नहीं कर सकता। मना करना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा मुकेश बाबू हम आपके शेयर होल्डर हैं, आई एम डिस्क्वालीफाइड टू एक्ट एज योर ऑडिटर। या फिर क्या बोला, मेरा 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 पार्टनर, मेरा पार्टनरशिप फॉर्म है, सीए का फॉर्म है, मेरा पार्टनर भी अगर होल्ड कर रहा है रिलायंस का शेयर, मैं रिलायंस का ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। और या फिर मेरा रिलेटिव भी होल्ड कर रहा है तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या नहीं कर पाऊंगा? ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। आई एम डिस्क्वालीफाइड टू बी एक्टिंग एज एन ऑडिटर। हां, यहां एक छोटा सा एग्जेम्पशन दिया है, रिलेटिव को लेके एग्जेम्पशन है। बोलते हैं रिलेटिव 1,00,000 रुपया फेस वैल्यू का, 1,00,000 रुपया फेस वैल्यू का तक शेयर होल्ड कर सकता है, तो हम ऑडिटर बन सकते हैं। नहीं समझा बात? मेरा रिलेटिव जो है, अब उसको कितना ही मना कर सकते हैं, तो बोलता अगर रिलेटिव के पास 1,00,000 रुपया फेस वैल्यू तक का शेयर, वर्ड पे ध्यान देना, मार्केट वैल्यू नहीं बोला, फेस वैल्यू, 1,00,000 रुपया तक का फेस वैल्यू का शेयर है तो एग्जेम्प्टेड है, मतलब चलेगा ऐसा रिलेटिव। किंतु अगर मेरे रिलेटिव के पास, रिलेटिव का मतलब समझ गया, मैं, मेरी वाइफ, मेरे पापा मम्मी, मेरी भाई बहन, मेरा बेटा और उसकी वाइफ, मेरी बेटी और उसका हस्बैंड, या फिर मेंबर ऑफ एचयूएफ, अगर इनके पास 1,00,000 रुपए तक का फेस वैल्यू का अगर रिलायंस का शेयर है, मैं रिलायंस का ऑडिट का एग्जांपल ले रहा हूं, तो चलेगा। किंतु 1,00,000 से ऊपर का हो गया तो नहीं चलेगा, तब मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। समझ में आया मेरा बात? ऑडिटर का जिंदगी आसान नहीं है। फिर एक बच्चा बोला भैया जानते हैं हमारे रिलेटिव है ना, वो है ही एकदम नालायक, उनको पता जैसी चला ना कि हमको रिलायंस का ऑडिट मिल रहा है, वो 1,00,000 रुपए से ऊपर का शेयर खरीद के बैठ गया। तो भैया यहां पर प्रोविजन डाला हुआ ऐसे नालायक रिलेटिव के लिए कि 60 डेज का टाइम मिलता है करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। कभी करेक्टिव एक्शन लेने के लिए मतलब, करेक्टिव एक्शन का मतलब है या तो तुम्हारा रिलेटिव उस शेयर को छोड़ेगा या तो तुम रिलेटिव को छोड़ोगे, दोनों में से कोई कुछ ना कुछ तो छोड़ेगा। मतलब तुम अपने रिलेटिव को रिक्वेस्ट कर सकते हो आप प्लीज रिलायंस का शेयर बेच दीजिए, जो कि वो बेचेगा नहीं, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन क्या बचता है, तुम मार्केट में जाके एफिडेविट करा दो लो कोर्ट में कि मेरा और इसका रिश्ता आज से खत्म, जाओ फिर ऑडिट करो रिलायंस का। कौन मना कर रहा है? बे क्या बोल रहा है? हाँ यही है, 60 डेज का टाइम देखता है करेक्टिव एक्शन लेने के लिए।
अब मेरे पास रिलायंस का ऑडिट आ गया, अब मेरा एक रिलेटिव निकल गया जिसके पास 1 लाख फेस वैल्यू से ज्यादा का शेयर है उस कंपनी का, जिसका मैं ऑडिट करूंगा। तो एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, भाई साहब मेरा ऑडिट रुक जाएगा। अब मेरे ऑडिट के चक्कर में अगर वो छोड़ेगा नहीं, बोला नहीं मेरा मेरा मुनाफा कैसे छोड़ दूं, तो भैया हम छोड़ देंगे उसको, सीधा बात है। हाँ, एक तो एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, बस मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। तो भैया सुनो, फिर से बोल रहा हूं, ये वाला एक एक करके याद कर लेना है, अपने लॉजिक के साथ पढ़ेंगे ना तो सारा बात याद होगा। हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं, पहले एबीसी तो समझ गया। अब पॉइंट नंबर डी में क्या बोल रहा है, मैं या मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव जिस कंपनी का ऑडिट करने वाला हूं, अगर मैं उसका शेयर होल्ड करता हूं, मतलब मैं उसका शेयर होल्डर हूं, तो मैं डिस्क्वालीफाई। मेरा पार्टनर भी अगर उस कंपनी का शेयर होल्ड करता है तो भी डिस्क्वालीफाई, और मेरा रिलेटिव भी उस कंपनी का शेयर होल्ड करता है तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। मगर एक एग्जाम्पशन क्या है, 1 लाख का दिया है, फेस वैल्यू कितना बोला है, 1 लाख। 1 लाख फेस वैल्यू तक का अगर वो कंपनी का शेयर होल्ड करता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर है तो मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा। मगर मेरे को चांस मिलता है 60 डेज का, 60 डेज के अंदर अगर मैं करेक्टिव एक्शन ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया बस इतना ही है, नहीं थोड़ा और बात है, सुनो ना। यहां पर ये जो है ना, ये क्या बोलता है, मैं, मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव, या तो मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं या उस कंपनी का होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग समझता है ना, वो कंपनी जो मेरे कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, वो मेरा होल्डिंग कंपनी है। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। मैं बोलता हूं ए लिमिटेड बी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, तो ए कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोला जाता है और बी कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी बोला जाता है। होल्डिंग को बहुत जन पेरेंट कंपनी भी बोल देते हैं, सब्सिडियरी जो है वो तो सब्सिडियरी ही है, बच्चा कंपनी। ठीक है भैया, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किसका शेयर होल्डिंग कर सकता, मैं तो कंपनी का शेयर होल्डिंग कर सकता, मैं उसके होल्डिंग कंपनी का शेयर होल्डिंग कर सकता, मैं, मेरे पार्टनर, मेरा रिलेटिव उसके सब्सिडियरी कंपनी का शेयर होल्डिंग कर सकता। हम लोग एसोसिएट कंपनी का, एसोसिएट समझता है ना, 20% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं, एसोसिएट कंपनी का होल्डिंग कर सकते। या फिर मेरे कंपनी का जो होल्डिंग है ना, उसका जो सब्सिडियरी कंपनी है, मतलब इसको बोलते हैं फेलो सब्सिडियरी, उसका भी शेयर नहीं होल्ड कर सकते। अरे अरे रुकिए रुकिए भैया, तो कितना सारा बात बोले, मतलब मैं, मी, माई पार्टनर एंड माई रिलेटिव, इफ वी आर होल्डिंग, इफ वी आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जिसका ऑडिट करना है उस कंपनी का मैं शेयर होल्डर नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूं, मतलब मैं, मेरा पार्टनर, मेरा रिलेटिव उस कंपनी का होल्डिंग कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन सकते हम लोग, उसके सब्सिडियरी का भी शेयर होल्डर नहीं हो सकते, उसके एसोसिएट कंपनी का भी शेयर होल्डर नहीं हो सकते। और जो फेलो सब्सिडियरी होता है, फेलो सब्सिडियरी मतलब समझा, मेरा जो होल्डिंग कंपनी है उसका और एक सब्सिडियरी, मैं तो होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी हूं, ऐसे मेरा भाई, समझ गया, मैं फेलो सब्सिडियरी, उसका भी अगर हम शेयर होल्डर हैं तो मैं इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। भैया भैया एक बात, आपने वो एक एग्जेम्पशन लिमिट बोला था रिलेटिव का, 1 लाख फेस वैल्यू का शेयर का, वो ये होल्डिंग सब्सिडियरी ऐसे सबके लिए? नहीं 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 नहीं, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कंपनी। मतलब रिलेटिव अगर उस कंपनी में 1 लाख फेस वैल्यू से ज्यादा का शेयर, 1 लाख से ज्यादा का होल्ड करता है, तब मैं ऑडिट नहीं कर सकता उस कंपनी का। किंतु होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट, फेलो सब्सिडियरी में एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, तो भैया सीधा बात है, मैं फिर से बोल रहा हूं, याद कर लो यहीं पर ही, मैं, मेरा पार्टनर, मेरा रिलेटिव, रिलेटिव अंडर सेक्शन 277 लिखा दूंगा सब। अगर हम लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, या उस कंपनी के होल्डिंग के, या उस कंपनी के सब्सिडियरी के, या उस कंपनी का एसोसिएटेड कंपनी का, या फिर इस कंपनी का जो होल्डिंग है उसका सब्सिडियरी, मतलब फेलो सब्सिडियरी का, अगर हम लोग शेयर होल्डर हैं तो हम इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। सिर्फ एग्जेम्पशन दिया गया रिलेटिव का। अगर रिलेटिव इस कंपनी का, जिसका हम ऑडिटर बनने वाले हैं, एग्जेम्पशन लिमिट कितना है, 1 लाख फेस वैल्यू का शेयर अगर होल्ड करता है विद इन 1 लाख, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे ज्यादा का होल्ड करता है तो भाई साहब हम इस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। हाँ, 60 डेज का करेक्टिव मेजर लेने का टाइम दिया जाता है कि या तो रिलेटिव शेयर छोड़ दे 60 डेज के अंदर अंदर, या तो हम रिलेटिव को छोड़ दें, दोनों में से एक बात होगा तो मैं उस कंपनी का ऑडिट कर सकता। समझ में आया पहला पॉइंट। तो ये सेक्शन कौन सा पढ़ा रहा था, सेक्शन
141 तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट नंबर डी पढ़ा था, और डी का भी ये पॉइंट नंबर 1 था। डी में 3 बात लिखा हुआ है, में से पहला बात बताया शेयर होल्डर वाला पॉइंट। दूसरा बोलता है, दूसरा पॉइंट नंबर 2, अगर मैं, मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव इज इनडेटेड टू द कंपनी, वर्ड है इनडेटेड। इनडेटेड समझता है, हम लोग उससे लोन ले रखे, लोन उधार है, उधार लिया हुआ है, इनडेटेड। या तो उस कंपनी का, या तो होल्डिंग का, या तो सब्सिडियरी का, या तो एसोसिएट, या तो फिर फेलो सब्सिडियरी। मतलब मेरे कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी है उसका और एक सब्सिडियरी, उसमें अगर इनडेटेड है अप टू, ठीक है ना, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग, अप टू नहीं, एक्सीडिंग 5 लाख। 5 लाख से कम का इनडेटेडनेस है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 5 लाख से ज्यादा का उधारी है तो फिर से हम ऑडिटर नहीं बन सकते, डिस्क्वालिफाइड हो जाए। कौन बोला? मैं, मेरा पार्टनर और मेरा रिलेटिव, मैं, मेरा पार्टनर, मेरा रिलेटिव जिस कंपनी का ऑडिटर बने, उस कंपनी का या उसका होल्डिंग का, या तो सब्सिडियरी का, या तो एसोसिएट, या तो फेलो सब्सिडियरी का, वी शुड नॉट बी इनडेटेड टू दिस कंपनीज फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, 5 लाख का, 5 लाख से ज्यादा का अगर उधारी है तो हम इस कंपनी का भाई साहब ऑडिट नहीं कर सकते, जिस कंपनी का बात चल रहा है। भाई ये जो 5 लाख का आप लिमिट बोल रहे हैं, ये एक एक आदमी के लिए 5 लाख है। हम बोले एक एक मतलब, बोले आपके लिए, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके रिलेटिव के लिए 5-5 इंडिविजुअली की मिला के बोल रहा, मिला के भी होगा तो भी नहीं होगा 5 लाख से ज्यादा। मैं 1 लाख का इंडेटेड ले रखा हूं, मेरा पार्टनर 4 लाख का और मेरा रिलेटिव 2 लाख का ले लिया, लो हो गया कांड। 5 लाख से ज्यादा हो गया ना, बस कांड हो गया आपके जीवन में, आप उस कंपनी के अब ऑडिटर नहीं बन सकते। या फिर सुनो, बाकी पूरा रेंज को मिला के, मतलब उस कंपनी का, उसका होल्डिंग कंपनी, उसका सब्सिडियरी, उसका एसोसिएट, उसका फेलो सब्सिडियरी कंपनी मिला के भी 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चारों तरफ से घुमा के बोला है, 5 लाख सबको मिला के बोला है, एक एक जन का नहीं। मान लिया हम कंपनी से 4 लाख उधारी ले लिए, होल्डिंग से 4 लाख का, सब्सिडियरी से, एसोसिएट से, फेलो सब्सिडियरी से, तो बोला भैया 5 लाख तो कवर ही। अरे नहीं, मिला के देखना, मिला के देख, 1 2 3 4 5, भैया 20 लाख हो गया, 5 लाख से ज्यादा एक्सीड हो गया, मैं ऑडिट नहीं कर सकता इसका, आई एम डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर, मैं ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा। समझ रहे हैं? यू, योर पार्टनर, रिलेटिव मिला के, अच्छा मैं भी 4 लाख, मेरा पार्टनर भी 4 लाख, रिलेटिव भी 4 लाख का उधारी लेके रखा है उस कंपनी से, या उसके होल्डिंग से, या उसके सब्सिडियरी से, फेलो सब्सिडियरी से, एसोसिएट से, किसने भी लेके रखा है, तो भी 5 लाख का जैसे आंकड़ा इनडेटेडनेस क्रॉस किया तो मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा टू एक्ट एज एन ऑडिटर। क्लास में याद हो जा रहा है सारा पॉइंट्स? एकदम मैं लिखा दूंगा, आप पहले समझते तो जाओ। तो मैंने बोला था डी का 1 में बोला कि भैया उसका शेयर होल्डर नहीं बन सकता। दूसरा, उधारी 5 लाख से ज्यादा का नहीं हो सकता। तीसरा, गारंटी का पॉइंट है, अगर मैंने या मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव गारंटी दिया है किसी थर्ड पार्टी को, गारंटी किसको दिया है? किसी थर्ड पार्टी का गारंटर बन के बैठा है टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग और इट्स सब्सिडियरी और इट्स एसोसिएट और इट्स फेलो सब्सिडियरी। फेलो सब्सिडियरी मतलब मेरे होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी, जैसे मैं सब्सिडियरी वो भी सब्सिडियरी उसी होल्डिंग का। तो अगर हमने किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ में गारंटी दिया कंपनी को फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख, ये यहां पर याद रखना, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा का, तो भी हम ऑडिटर नहीं बन सकते। भैया गारंटी दिया मतलब समझे नहीं? हम गारंटर बने भाई किसी के लिए, गारंटर नहीं समझता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, मान लो मेरा एक दोस्त है, ठीक है ना, उसको पैसा चाहिए था, जिस कंपनी का मैं ऑडिट करूंगा ना, जिस कंपनी का ऑडिट करूंगा वहां से उसको लोन चाहिए था, कितने का लोन चाहिए था? 10 लाख रुपए का लोन चाहिए था। अब ये कंपनी इसको जानता नहीं था, किंतु कंपनी मेरे को बहुत बढ़िया से जानता था।
कंपनी मेरा दोस्त को बोला भाई तेरे को लोन नहीं, तेरे को जानते भी नहीं, हम कैसे देते तेरे को पैसा, जाके गारंटर लेके आ, कोई तेरे लिए गारंटी लेगा। तो मेरा दोस्त था, मेरे पास आया, बोला तुम तो जानता ही उस कंपनी को, मेरे लिए प्लीज गारंटर बन जाओ ना। मैं कंपनी को जाके बोला कि भाई साहब आप मेरे दोस्त को पैसा दे दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं इसका, अगर ये नहीं चुका पाए ना मैं चुकाऊंगा। तो मैं क्या बन गया इसका, ये फ्रेंड मेरा थर्ड पार्टी, इसका मैं गारंटर बन गया। तो अगर मैं गारंटर बन गया इसके लिए फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख, मैं या मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव, तो भैया सीधा बात है ये लोग भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ये लोग भी ऑडिटर में नहीं आएंगे, और लोग ऑडिटर नहीं बन सकते फिर उस कंपनी। तो गारंटी किसके लिए दिया होगा, थर्ड पार्टी के लिए। कौन से कंपनी के लिए, या तो उस कंपनी के लिए, या तो उसका होल्डिंग, या तो उसका सब्सिडियरी, या तो उसका एसोसिएट, या तो फेलो सब्सिडियरी के लिए। कौन दिया होगा गारंटी, या तो मैं, या तो मेरा पार्टनर, या तो मेरा रिलेटिव, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। 1 लाख से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। बाबा इतना सारा पॉइंट है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ 4 ठो पढ़ाया, 141 1, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। काम कैसे बिगड़ेगा, ए पढ़ा दिया था वो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, बी पढ़ा दिया मैंने, उसमें बोला था ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, सी में पढ़ाया था कि मेरा पार्टनर या मेरे ऑफिसर का एम्प्लॉय या मेरे एम्प्लॉय को एम्प्लॉय, डी में 3 पार्ट पढ़ा दिया मुन्ना, डी में 3 पार्ट पढ़ाया। क्या आप 3 पार्ट पढ़ाया, या तो मैं, या तो मेरा पार्टनर, या तो रिलेटिव, उस कंपनी का या उसके होल्डिंग का, या तो सब्सिडियरी का, या तो एसोसिएट का, या तो फेलो सब्सिडियरी का। क्या नहीं होना चाहिए, शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। बस रिलेटिव को एग्जेम्पशन है कि वो 1 लाख फेस वैल्यू तक का शेयर होल्ड कर सकता है, अगर उससे ज्यादा का होल्ड करेगा तब हम डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। मगर 60 डेज का करेक्शन विंडो दिया गया मेरे को, 60 डेज। हाँ 60 डेज के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो वो रिलेटिव शेयर छोड़ेगा वो सब कंपनी का, या तो हम रिलेटिव को छोड़ेंगे। दूसरे में क्या है, इनडेटेडनेस। इनडेटेड मतलब उधार लिया है, लोन लिया है, या तो मैं, या तो मेरा पार्टनर, या तो मेरा रिलेटिव उस कंपनी से, या तो उसके होल्डिंग से, या तो सब्सिडियरी से, या तो एसोसिएट से, या फेलो सब्सिडियरी से। अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, 5 लाख का यहां पर 5 लाख से ज्यादा। और तीसरा जो है गारंटी है, अगर मैंने या मेरा पार्टनर ने या मेरा रिलेटिव ने किसी थर्ड पार्टी को गारंटी दिया है, थर्ड पार्टी के बिहाफ में गारंटी दिया है, ऐसे बोलना चाहिए, थर्ड पार्टी के बिहाफ में गारंटी दिया है, या तो उस कंपनी को, या तो होल्डिंग को, या तो सब्सिडियरी को, या तो उसके एसोसिएट को, या तो फेलो सब्सिडियरी को, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख, तो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे हम लोग एज एन ऑडिटर। बोलो ठीक है भैया, सुनो ना, ये सारा चीज लिखा दो ना, लिखा दे। चलो आप लोग ये सब कचरा पट्टी नहीं किए हो, जितना आपको पहले लिखाया होता वहां तक लिखा हुआ आपका नोट्स, वेरी गुड। हम लोग का सेक्शन चल रहा था, अगर आपको याद हो, देखो आप ऐसे या लास्ट लिख के रखे होंगे नोटबुक में, ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन हेडिंग दिया हुआ 141(3) में ए बी सी लिख दिया आपने, ठीक है। अब डी का बात चल रहा है, तो अब आप सुंदर से लिखना चालू कर रहे हैं। डी में क्या बोला था, अब पर्सन मतलब मैं खुद, क्या होता है ना, 10 बार सुन लोगे और उसके बाद एक बार लिख लोगे ना तो यही याद हो जाएगा, घर का काम ही नहीं रखना बस। अब पर्सन और हिज पार्टनर और रिलेटिव, इन तीनों को ले लिया लपेटे में, पर्सन भी आ गया, पार्टनर भी हो गया, हिज पार्टनर या फिर रिलेटिव। क्या है भाई साहब ये लोग, डी में सब क्लॉज 3 ठो है। पहला क्या बोलता है, होल्ड्स, या तो मैं, या तो मेरा पार्टनर, या तो मेरा रिलेटिव होल्ड करता है क्या, शेयर, ठीक दिखाई देगा, हाँ, होल्ड्स शेयर्स, कहां पर, इन द कंपनी, या तो उस कंपनी में जिसका ऑडिट करने का बात चल रहा है, उस कंपनी में हम लोग होल्ड करते हैं, और इट्स होल्डिंग, या तो उसका होल्डिंग कंपनी, या फिर सब्सिडियरी, या तो एसोसिएट,
या तो एसोसिएट, और एसोसिएट समझते हो ना, अगर कोई कंपनी का मैं 20% या उससे ज्यादा का शेयर होल्ड करता हूं बट लेस देन 50, तो वो मेरा एसोसिएट कहलाए। एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग। सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग समझ गया, मेरा फेलो सब्सिडियरी जिसको बोल रहा था, सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग, प्रोवाइडेड दैट इसको थोड़ा अलग से लिख देते हैं, प्रोवाइडेड दैट को, रुक जा, वही provided that relative may hold shares in the company, having face value up to, बोलो, ₹1,000। भैया आप तो 1 लाख बोले थे, यहाँ 1,000 कैसे हो गया? लिखो, मैं बताता हूं कैसे हो गया। और सच हायर limit as may be prescribed, और सच हायर लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब। एक्चुअली लॉ जब पढ़ने गया ना, वहां पर लिखा हुआ था फेस वैल्यू ₹1,000 और हायर लिमिट दैट मे बी प्रिस्क्राइब। कोई अगर हायर लिमिट बोल दिया गया और आगे जाके रूल 10 में हायर लिमिट बोल दिया है, मैं यहां ब्रैकेट खोला, रूल 10 ऑफ द, हाथ ठीक से बैठ नहीं रहा, ऑफ द कंपनीज ब्रैकेट में ऑडिट एंड ऑडिटर have prescribed such limit as ₹1,00,000। एक्चुअली में लॉ में क्या लिखा है? फेस वैल्यू ₹1,000 और प्रेस्क्राइब लिमिट, और प्रेस्क्राइब लिमिट रूल 10 में दे दिया। कंपनीज का ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स जो है उसमें वो लोग लिख दिया फेस वैल्यू 1,00,000, इसीलिए 1,00,000। मैं हम डायरेक्टली 1,00,000 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आज का लिमिट तो वही है। पर मेरे को तो आपको इज्जत से सब कुछ समझाना पड़ेगा। अगर मैं आपको ये बताता ही नहीं, कहीं पर आपको कोई और बताता, बोलता अच्छा मेरा टीचर तो मेरे को बताया ही। लिख लिया ना? लिख लो। तो पहला पॉइंट हो गया, याद हो गया पहला पॉइंट। उनको याद कराना जरूरी है ना। ऑडिट में सबसे बड़ा दिक्कत है बच्चा लोग याद नहीं कर पाते। मैं कराऊंगा यार, मैं ही करा दूंगा, आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पर घर में एक एक बार खोल के देख लेना मेरे नोट, सब याद आ जाएगा। दूसरा, मैं या मेरा पार्टनर मेरा रिलेटिव है, इज इंडेटेड टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट या सब्सिडियरी ऑफ इट्स होल्डिंग फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख। इंडेटेडनेस, उधार लिया, लोन, ठीक है ना। तो मैं, मेरा पार्टनर, मेरा रिलेटिव इज indebted टू द कंपनी, या तो उस कंपनी को इंडेटेड है और इट्स होल्डिंग या फिर सब्सिडियरी या फिर एसोसिएट
और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग, subsidiary of holding for an amount exceeding rupees 5 lakh, for an amount exceeding 5 lakh is indebted to the company or its holding, subsidiary, associate or subsidiary of holding for an amount exceeding 5 lakh. मैं बोला ना धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, किंतु जो पढ़ेंगे याद करके जाएंगे. अगर भाई आप घंटा भर इन्वेस्ट कर रहे हो और वो घंटा भर का पढ़ाई याद ना हो तो क्या फायदा. मैं रॉकेट के ड्र करके निकल जाऊं, मैं बोलूं हो गया मेरा 20 घंटा में फिनिश, 30 घंटा में फिनिश, और आपको कुछ याद ही नहीं है. ऐसा पढ़ के फायदा है? बताओ ना. टाइम लेके पढ़ो ना भाई. ठीक है हम 50 घंटा लगाएंगे, किंतु 50 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए पूरा काम. हम 70 घंटा लगाएंगे चल, किंतु 70 घंटा के बाद फिर हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए, सारा चीज यहां हो जाना चाहिए. और तीसरा पॉइंट क्या था तुम लोग बोलो पहले. ना 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 बोलो भैया. उसमें आप कोई गारंटर बनने का बात बोल रहे थे कि मैं, मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव किसी थर्ड पार्टी के लिए गारंटर बनाए टू द कंपनी. उस कंपनी को कोई थर्ड पार्टी, मेरा दोस्त लेना चाहता कोई उधारी, उसका गारंटर बन गए, या तो मैं बन गया या तो मेरा पार्टनर या तो मेरा रिलेटिव, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख. वेरी गुड. तो थर्ड पॉइंट है डी का 3. भैया बुक में नहीं दिखा ये वाला पॉइंट, कैसे लिखा? अच्छा मैं बुक में नहीं दिखाया ना, मैं बुक में भी दिखा दूं कैसे लिखा रहा. लिखो हैज गिवन गारंटी फॉर थर्ड पार्टी. हैज गिवन गारंटी फॉर थर्ड पार्टी. किसको गारंटी दिया है? टू द कंपनी कॉमा और इट्स होल्डिंग कॉमा सब्सिडियरी कॉमा एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग, कितना बोला है? रुपीज 1 लाख. यहां इंडेटेडनेस में 5 लाख है, और गारंटर अगर किसी का बनेंगे तो लिमिट कितने का है? 1 लाख है. देखो यहां तक आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ. ज्यादा पढ़ने का टारगेट है ही नहीं, मेरा टारगेट ही छोटा छोटा सा है. बच्चा लोग बस याद कर ले. बस अभी तक क्या क्या पढ़े हैं फटाफट एक बार रिकैप करना चाहता हूं. मेरे को सारा चीज याद हो जाना चाहिए अभी तक. मैं उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक नोटिंग कर लिए. मैं फटाफट बोलता हूं. सेक्शन 141 चालू किया था जिसमें क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन का बात था. उसमें सेक्शन 141(1) में क्वालिफिकेशन है, 141(2) में भी वही क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी. 141(1) बोलता है कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ऑडिटर बन सकता है. 141(1) में और एक चीज बोला है कि अगर कोई फर्म है वो भी ऑडिटर बन सकता है मगर उसका मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स इंडिया में प्रैक्टिसिंग होना चाहिए. फिर 141(2) में बोला है कि अगर कोई फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी अगर हमारा ऑडिटर बनता है तो उसका जो साइनिंग ऑथोरिटी हो वो जो उसका जो पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके पास रहेगा. ऑडिट रिपोर्ट वही साइन करेगा. फिर 141(3) 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा. काम बिगड़ता कैसे है? डिस्क्वालिफिकेशन. कौन ऑडिटर नहीं बन सकता? तो मैंने ए में बोला था बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी. दूसरा बोला था ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. तीसरा बोला था कि मेरा पार्टनर या फिर मेरे ऑफिसर का एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, वो लोग भी नहीं बन सकता. उसके बाद हमने बात किया था डी का. डी में बात किया कि मैं, मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव. भैया रिलेटिव का मीनिंग आपने लिखा है सेक्शन 277 वाला, लिखा देता हूं अभी, डोंट वरी. तो भैया इसके अंदर बोला गया है कि ये लोग अगर शेयर होल्डर है, मतलब शेयर होल्ड करता किसका? या तो उस कंपनी का, या तो होल्डिंग का, या तो सब्सिडियरी का, या तो एसोसिएट का, या फेलो सब्सिडियरी का.
कितना, कोई भी शेयर, किंतु रिलेटिव के लिए एग्जाम्पशन है, फेस वैल्यू 1 लाख तक का। वैसे तो 1000 है, पर रूल 10 जो है उसके अंदर लिखा हुआ है 1 लाख, तो 1 लाख मानेंगे। दूसरा है, मैं, मेरा पार्टनर या मेरे रिलेटिव इज इनडेटेड टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडियरी, एसोसिएट या फेलो सब्सिडियरी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख। और तीसरा है, हम लोग तीनों आदमी, तीनों मतलब मैं, मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव, भैया पक गया, इतना बार बोल दिया, हाँ तो मैं याद कराना चाह रहा हूं ना, इतना बार सुन लो कि याद हो जाए। तो भैया हम लोग गारंटर बने किसी थर्ड पार्टी के लिए फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। अच्छा, कंपनी मतलब कंपनी, उसका होल्डिंग, उसका सब्सिडियरी, एसोसिएट या फेलो सब्सिडियरी। देख लो सर, जरूरत पड़े मेरे को यहां पर पॉज करके आप एक बार रीड कर लो, इतना दूर मैंने लिखा है क्या भाई। आप रिलेटिव का मतलब नहीं लिखा है, अरे मैं लिखा रहा हूं भाई, लो लो, तुम लोग पढ़ा लिखा तो है बच्चा, मेरे से क्यों बोलता है। ये देखो रिलेटिव, मैं यहां एक तारा लगा देता हूं, एक स्टार, मैं लगाया एक स्टार। ये रिलेटिव जो है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 पढ़ा होगा तुम लोग लॉ में, ठीक है। अभी लॉ भी मैं पढ़ा हूं, मेरा काम तो ऑडिट पढ़ाना, मैं लॉ पढ़ाऊं तुमको, ठीक है, लिख लो। पहला है, मैं बोलता हूं हस्बैंड वाइफ, मैं मेरी वाइफ, पापा मम्मी, फादर मदर, भाई बहन, भाई बहन मतलब हो गया ब्रदर सिस्टर, मेरा भाई मेरी बहन, ब्रदर सिस्टर। अच्छा भैया मुंह बोला भाई बहन चलेगा, अरे नहीं भाई, लीगली मुंह बोला नहीं चलेगा। अच्छा, सन एंड सन्स वाइफ, मेरा बेटा मेरी बहुरिया, ठीक है ना। और एक है डॉटर एंड हर हस्बैंड। डॉटर हस्बैंड क्यों है तुम समझ रहे हैं ना, मैं कोई पॉलिटिकल जोक नहीं मार रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या वाड्रा, नहीं नहीं, कोई वाड्रा वाड्रा नहीं बोल रहा हूं मैं, तो बस ऐसे बताया, ये भी रिलेटिव माने जाते हैं। अच्छा, और एक तो मेंबर ऑफ ए चीफ, हिंदू एंड वेरीफाइड, बस यही आता है रिलेटिव के अंदर, ये लोग ही हैं, और कौन है, और कोई नहीं है। देख लो आप अच्छे से देख लो, ठीक है। ए बी सी डी हो गया, मैं अब ई पॉइंट लिखाता हूं, पहले मैं सोच रहा हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं तो मजा आएगा। मैं लिखा देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं, चलेगा ना, उल्टा करते हैं इस बार। इतना देर से मैं समझा रहा था फिर लिखा रहा था, इस बार मैं लिखाऊंगा फिर समझाऊंगा। तो 141(3) का ए बी सी डी हो गया। अब मैं पॉइंट नंबर ई का बात कर रहा हूं, पॉइंट नंबर ई का चर्चा कर रहा हूं। ई का समझ गया ना, 141(3) का पॉइंट नंबर ई, सबसेक्शन ई, सबसेक्शन नहीं, क्लॉज ई बोलना चाहिए। लिखो, अ पर्सन, भैया बुक में दिखाई नहीं आज, अरे याद कर लो ना, बुक में तो झपड़ झपड़ करके दिखा देंगे, रुक जाओ ना, है मेरे पास बुक, मैं दिखा दूंगा। अ पर्सन और अ फर्म हैविंग direct or indirect business relationship with company or its holding or subsidiary or associate or subsidiary of holding। लिखो 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 लिखो, लिखा इतना दूर, इसी के नीचे एक और चीज लिख लो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट ई। नंबर 1,
ऑडिटिंग सर्विस और providing any other service which is not prohibited under section 144 does not amount to business relationship. And point number 2, merely being a customer does not mean any business relationship. नोटिंग करो, बहुत बढ़िया पॉइंट है। अभी क्या बताता हूं, देखो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा भैया, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से क्या, जल्दी से करना है ना भाई, मजा लाना है। बोलूं, जरूरत पड़ेगा तो पॉज करके आप लोग लिख लो। और क्या है मैं बताता हूं क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर ई में डिस्क्वालिफिकेशन में अब नया पॉइंट ऐड किया, बोला अ पर्सन और अ फर्म। अ पर्सन या फिर उसका फर्म। चार्टर्ड अकाउंट कौन हो सकता है? या तो पर्सन हो सकता है इंडिविजुअल, या तो फर्म भी हो सकता है, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो अ पर्सन और अ फर्म हैविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप। कहां गया मेरा पेन, ये रहा। अ पर्सन और अ फर्म हैविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या, बिजनेस रिलेशनशिप विद कंपनी और इट्स होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट या फेलो सब्सिडियरी। मतलब अगर मैं या मेरे फर्म का कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप है उस कंपनी के साथ या उसके होल्डिंग के साथ, सब्सिडियरी, एसोसिएट, फेलो सब्सिडियरी, तो भी हम उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। ये बिजनेस रिलेशनशिप मतलब बिजनेस, देखो बिजनेस रिलेशनशिप बोला है, कस्टमर वाला रिलेशनशिप नहीं बोला। बिजनेस रिलेशनशिप मतलब धंधा वाला काम होना चाहिए। नहीं समझे भैया? मान लो मेरे को आज के दिन में लेट्स से रिलायंस का बात करते। अब रिलायंस का एक जियो है भाई कंपनी। अब जियो का सिम ले रखा हूं, मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं उसका कस्टमर हूं। क्या मैं रिलायंस का ऑडिट नहीं कर सकता? तो लॉ इंटरप्रेटर लोग बोलता है नहीं रे भाई, ये कोई बिजनेस रिलेशनशिप थोड़ी ना, ये तो कस्टमर वाला बात है, हिसाब है। आप पैसा दे रहे हो आर्म्स लेंथ प्राइस पे और आप यूज कर रहे हो। मेरा आर्म्स लेंथ प्राइस सुना होगा ना कभी? ठीक है छोड़ो, नॉर्मली जो दाम है आप वो देख के उस चीज को यूज कर रहे हो, तो यहां कोई बिजनेस रिलेशनशिप का बात नहीं आ रहा है। अब मान लो कि मैं फ्लाइट से जा रहा हूं, मान लो इंडिगो का फ्लाइट लिया, तो ना इंडिगो, चलो एयर इंडिया ले लो। अब इनका मैं फ्लाइट यूज करके एक जगह से दूसरे जगह जाता हूं, क्या मैं जा ही नहीं पाऊं? इनका ऑडिट करना है तो क्या पैदल जाऊंगा कहीं और? मेरे बात समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर मैं इंडिगो का फ्लाइट यूज कर रहा हूं तो क्या मैं इसका ऑडिट नहीं कर सकता? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। एयर इंडिया का फ्लाइट यूज कर रहा हूं तो क्या ऑडिट नहीं कर सकता? कर सकते हैं। अरे भाई घर में अपने जितना भी सामान आता है आज के दिन में, वो आधा से ज्यादा तो टाटा का है। अब मान लो टाटा का नमक खाता हूं मैं, ठीक है ना, तो टाटा कंपनी का ऑडिट करने नहीं जा सकता क्या? तो लोग वही समझाया है। ये नॉर्मल कस्टमर वाला रिलेशनशिप को यहां बिजनेस नहीं बोला, प्रॉपर बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए। प्रॉपर समझ रहे हो? उसके साथ बिजनेस वाला काम होता है, बिजनेस वाला काम है। मान ले कि मैंने क्या किया, टाटा का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके रखा है, टाटा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया कि भैया कोलकाता में ना मैं सब जगह टाटा का माल सप्लाई करूंगा, पूरा कोलकाता का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो अब मेरा और टाटा का बिजनेस रिलेशनशिप है क्या? हाँ। अब मैं टाटा का ऑडिट नहीं कर सकता, समझ आए? अब मान लो जैसे अपने यहां पर वो रिलायंस फ्रेश है, मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया, धंधा चल रहा है ना मेरा रिलायंस के साथ, क्या मैं रिलायंस का ऑडिटर बन सकता हूं? ना, नहीं बन सकते। छोटा मोटा कस्टमर रिलेशनशिप वो सब चलेगा, वो तो हर जगह है भाई। अब मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी इतना सारा प्रोडक्ट बनाता है,
अब उसका प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा तो एचयूएल का क्या ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा? भाई मंजन ले, साबुन ले, शैम्पू ले, सब बनाता है, तो क्या नहाना धोना ही छोड़ देगा आदमी? समझ रहा है? तो वही इसमें क्लैरिफिकेशन दिया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन मतलब बिजनेस रिलेशनशिप। नॉर्मल पैसा देके अगर कस्टमर रिलेशनशिप है तो उसको लेके कोई चाप नहीं है। समझ रहा है मुन्ना? अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज, वही एक्सप्लेनेशन ई में मैंने क्या लिखा है देखो। इसमें ऑडिटिंग सर्विस, अगर मैं ऑडिटिंग सर्विस दे रहा हूं तो वो बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है। हां, अगर मैं और भी कोई सर्विस दे रहा हूं ऑडिटर छोड़ के, किंतु वो सर्विस जो सेक्शन 144 में जो प्रोहिबिटेड सर्विस है उसको छोड़ के कोई सर्विस दे रहा हूं तो भी चलेगा, तब वो बिजनेस रिलेशनशिप माना नहीं जाता। एक्चुअली सेक्शन 144 है ना, उसमें कुछ सर्विस का लिस्ट दिया है और वो सब प्रोहिबिटेड सर्विस है। मैं लिखा दूंगा उसका लिस्ट आपको, डोंट वरी। बोलते ये सब अगर आप 144 में पूरा लिस्ट दिया है, बोले ये सब सर्विस अगर आप किसी कंपनी को देते हो मतलब आपका उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, तब आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते। देख कौन सा है? अरे यार तुम लोग ना छोड़ता नहीं है। देखो मैं दिखा देता हूं। देखो अपना यही जो बुक था इसके अंदर देखो मैंने सेक्शन 144 लिखा तो था। देखो कहां लिखा है, दिखा दूंगा खोज के भाई। ऐसा क्या है? वाह कितना सारा पॉइंट है। दिखाता हूं भाई, तुम लोग को अगर देखने का इतना ही शौक है तो मैं दिखाता हूं। 144 यही आना चाहिए था, नीचे लिख दिया क्या? है भाई, डरो मत, मैंने लिस्ट डलवाया था। मैं लिखा दूंगा आपको पूरा लिस्ट। वैसे तो वो लिस्ट अभी दिखाने जाने से ज्यादा टाइम लग जाएगा, रुक जा। उस लिस्ट को छोड़ते हैं एक बार, ऐसे लिखा हुआ होगा यहाँ पर। कहीं पर है, अभी लिस्ट मुझे मिल नहीं रहा, मैं आपको दिखा दूंगा आगे जाके। यहाँ कहीं पर लिखा हुआ, मैंने तो मैं ही लिखाऊंगा ना यार लिस्ट, छोड़ो अभी इसको। बुक में कहाँ लिखा हुआ बाद में देखते हैं। सेक्शन 144 में एक लिस्ट दिया हुआ है सर्विस का, जो सीए लोग सर्विस देता है कंपनी को, वो सब प्रोहिबिटेड सर्विस है। मतलब अगर आप वो सर्विस ऑलरेडी उस कंपनी को या उसके होल्डिंग को या उसके सब्सिडियरी को या उसके एसोसिएट या फेलो सब्सिडियरी को प्रोवाइड कर तो वो बिजनेस रिलेशनशिप माना जाएगा, आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते। सीधा बात है। ऑडिटिंग सर्विस छूट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस लिस्ट को छोड़ के और कोई सर्विस दे रहे हो, छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु उस लिस्ट वाला सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो बिजनेस रिलेशनशिप माना जाएगा, तब आप उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा? मेयरली बीइंग एन कस्टमर डज नॉट मीन एनी बिजनेस रिलेशनशिप। तो भैया अगर आपका उसके साथ कस्टमर का रिलेशनशिप है, अब मान लो आईटीसी कंपनी है, नाम सुना आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी है, बहुत बहुत फेमस कंपनी है। अब वो साबुन निकाल के रखा पियामा डीवील्स, या पियामा डीवील्स, समझ रहा है? उसका शैम्पू भी है। अगर तुम वो सब यूज कर रहा है, अच्छा क्लासमेट का कॉपी यूज कर रहा है, हम ऑडिटर है, अपने ऑडिट पहले करें, क्लासमेट का कॉपी में लिख रहे हैं, तो आईटीसी का हम ऑडिट ही नहीं कर पाएंगे क्या? मेरा बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो वही बोल रहा, नॉर्मल कस्टमर और सप्लायर का रिलेशनशिप है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोड़कर प्रॉपर बिजनेस रिलेशनशिप है ना, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, नहीं चलेगा, तब आप उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। मैं एग्जांपल देता हूं। मेरे कंपनी का नाम है मान लो अभिमन्यु अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड, अभिमन्यु अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरा कंपनी है। अब मेरा, जैसे तुम लोग को कई सारा बुक्स हम लोग देते हैं, तो बुक्स प्रिंट कराते हैं, तो हमारे जो बुक्स प्रिंट होते हैं ना, तो हमारे सप्लायर हैं उसके, हमारे वेंडर हैं जो लोग हमको बुक बना के देते हैं। अब वो बुक बना के हमको देता है भाई, ठीक है, उनका नाम 2-3 जन हमारे उमंग जी, प्रतीक जी, वो लोग सब करते हैं। अब उनका जो कंपनी है वो हमको बुक बना के दे रहा है, तो मेरा सप्लायर है। अब बताओ ये जो सप्लायर है क्या ये मेरा ऑडिटर बन सकता है? नहीं, क्यों? बिजनेस रिलेशनशिप। तो ही बोला अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप भी है। इनडायरेक्ट कैसे हो सकता है? अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल
ये रिलायंस फ्रेश का डिस्ट्रीब्यूटर मैं नहीं हूं, मेरा मेरा भाई है, भाई वो डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, या मेरी बहन है उसने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया, तो इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया, क्योंकि धंधा चल रहा है इनडायरेक्ट में। डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझ गया ना? अगर मैं लिया तो मैं डायरेक्ट धंधा कर रहा हूं रिलायंस के साथ, अगर मेरे भाई बहन ले लिया तो इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो अगर आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप है उस कंपनी के साथ, उसके होल्डिंग, उसके सब्सिडियरी, उसका एसोसिएट या उसका फेलो सब्सिडियरी के साथ, तो भी यू आर डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर। उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, दूसरे कंपनी का करो ना, उस कंपनी का नहीं कर सकते। और भी है, पर मैं इस लेक्चर में और ज्यादा नहीं बताना चाहता, मैं ज्यादा भारी नहीं बना। डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, एक और लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन खत्म कर। अब देखो मैंने लेक्चर ना छोटा छोटा रखा है, रीजन क्या है ना, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई किया, फिर एक बार रिवाइज कर लिया, काम खत्म, अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए। बस कुछ नहीं है, आपको ना बीच बीच में बस थोड़ा सा रिवीजन करते रहे। मैं जो इतना लिखा दिया नोट्स उतना ही पढ़ो ना, कितना है भैया, एक बार पूरा रिकैप करा दो। तो सेक्शन 141(1) बोलता है कि प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट अगर है वो ऑडिटर बन सकता है, फर्म भी ऑडिटर बन सकता है, किंतु उसका मेजोरिटी पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होना चाहिए। अगर कोई फर्म या एलएलपी आपका अगर ऑडिटर बनेगा तो इसका साइनिंग अथॉरिटी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। फर्म में जो पार्टनर है चार्टर्ड अकाउंटेंट वही साइन कर सकता है और कोई साइन नहीं कर सकता ऑडिट को। फिर तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 141(3) डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालिफाइड है किंतु अदर देन एलएलपी। दूसरा बोला था ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या फिर मेरा पार्टनर या फिर मेरे ऑफिसर का एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, वो भी डिस्क्वालिफाइड है। इसके बाद डी में पढ़ा था हमने, मैं, मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव अंडर सेक्शन 277 रिलेटिव, हाँ ठीक है, अगर वो लोग मिस कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं या फिर उसके होल्डिंग का, सब्सिडियरी का, एसोसिएट का, फेलो सब्सिडियरी का, समझ में आ रहा है? हाँ, रिलेटिव के लिए 1 लाख का एग्जेम्पशन है शेयर होल्ड करने का। इफ इंडेटेड टू कंपनी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, या फिर गारंटी दिया फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5। और ई पॉइंट पे बोला कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप तो भी डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, इतना दूर आप रिकैप करो। अगर लगता अभी भी दम है तो अगला वीडियो देख लो, नहीं तो इतना तो रिकैप करके फिर ही आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।